स्टार्टिंग हम लोग फोर्स वगैरह की बात कर लिए थे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे बाबू, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। हेडिंग डालूंगा बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? तो देखो पहले ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपने पढ़ा था फोर्स में, क्या पढ़ा था, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और किसी भी R सेपरेशन पे जब एक चार्ज Q2 को लाते थे, है ना, तो देखा क्या कि ये Q1 इस Q2 पे इधर की ओर फोर्स लगाने लगा, जबकि ये Q2 इस Q1 पे इधर की ओर फोर्स लगाना चालू किया। नहीं, अगर मान लो कि जैसे जैसे इस चार्ज को अगर हम दूर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इस चार्ज, ये चार्ज है और इस चार्ज के पास एक हम बुक को रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस चार्ज के पास एक चार्ज लाए तो देखिए क्या कि ये इस चार्ज को रिपेल करना चालू किया। इसी चार्ज को पहले देखो, एक ही चार्ज को देखो कि ये चार्ज के पास जब ये चार्ज लाए तो देखे कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। लेकिन क्या किया कि इसी चार्ज के पास इस चार्ज को हटा दिए और वहां पे क्या करते हैं, एक बुक लेते आए। क्या लेते आए? बुक। तो देखिए साहब इस बुक पे न कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना ये भाग रहा है, ना ये अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, तो हमें एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया? कि साहब कि जो ये चार्ज है, ये देखो इससे फोर्स लगा रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे छोड़ेंगे तो ये इधर भागना चालू कर दे रहा है। तो भागेगा तब, दौड़ेगा तब जब उससे फोर्स लगाएंगे, तभी तो एक्सेलरेट होगा। मानी कभी इसकी वेलोसिटी जीरो है, जब यहाँ से इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो जीरो से कुछ वेलोसिटी हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब आएगा? जब उसके पास क्या हो बाबू, फोर्स आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है, इट मीन्स फोर्स है। क्यों? क्योंकि चीज चार्ज के पास भी क्या होगा, अपना एक मास होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो देखा क्या कि जैसे इस चार्ज के पास ये चार्ज आ रहा है ना, तो साहब ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है और वो भी क्या है, ये नॉन कांटेक्ट, मतलब बिना इस चीज को छुए फोर्स लगा दे रहा है। जैसे मान लो कि अगर हमको अगर इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ऐसा नहीं कि इसको बोल देंगे बाबू ये काम करो तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ। ऐसा तो है नहीं, इंसान तो है नहीं। लेकिन जैसे इस ब्लॉक को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो हमें इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। बोलो है कि नहीं है? नहीं, पुश करो, पुल करो, जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो वैसे ही क्या है कि ये था कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इसको हटाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक हटाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है जो कि साहब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना छुए हुए इसको क्या कर रहा है साहब, फोर्स लगा रहा है। तो साहब अगर बिना छुए हुए चार्ज इसको फोर्स लगा सकता था, तो ये चार्ज फिर इस बुक पे भी लगा सकता था। तो हमने देखा है कि नहीं, ये जो चार्ज है सिर्फ एक सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ही अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा है। जैसे ये बुक है, इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा है। नॉन कंडक्टिंग जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको भी ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अब सोच कि अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इतना तो समझ में आएगा साहब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, बिना टच किए हुए ये फोर्स लगा रहा है, और वो भी एक सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे ही फोर्स लगा रहा है। तो हमने देखा क्या कि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका जो पाया जा रहा है, तो ये इसलिए पाया जा रहा है कि ये अपने चारों ओर एक तरीके का कुछ न कुछ जनरेट कर रहा है, एक फील्ड जनरेट करा हुआ है। जैसे अर्थ, मानो अर्थ क्या है कि साहब ये अगर अर्थ से हम इसको हटा दिए, ये पेन को अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्थ अपने चारों ओर क्या जनरेट किया हुआ है साहब, एक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और उस फील्ड का एक नाम दे दिया गया क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब बिना टच किए हुए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये भी बिना टच किए हुए फोर्स है तो इसको भी बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, तो सोचो कि अगर अर्थ जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो सब किसी न किसी फील्ड के कारण हो रहे होंगे, तो अर्थ अपने चारों ओर जो फील्ड जनरेट किए हुए हैं, अर्थ अपने चारों ओर जो फील्ड जनरेट किए हुए, क्योंकि इसी फील्ड में आएगा। जैसे आप समझते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड नहीं पाया जाता है, अगर उसके बाहर अगर आदमी चल जाता है तो दोबारा धरती पे आ नहीं पाएगा। नहीं, वैसे ही अर्थ का भी एक क्या है, फील्ड है। इस फील्ड के बाहर अगर कोई
बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उस फील्ड में है तभी वो बॉडी हमेशा अट्रैक्ट हो पाएगा। वैसे ही ये चार्ज है, तो ये चार्ज देख क्या रहा है कि ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या किया होगा। अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो इसके फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही आ गया होगा तभी ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। मतलब दिस इज जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। उस फील्ड का नाम क्या दिए, जो अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट किया हुआ है उसको हमने अपने तरीके से नाम दे दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। नया चीज आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था। अब तो सोच कि इस सब इलेक्ट्रिकल फील्ड तो अभी भी ये जनरेट कर रहा है, ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करा है। अच्छा, तो करा है तो साहब ये बुक को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा? तो देखो, कोई भी बॉडी अगर किसी को अट्रैक्ट करता है तो दोनों का सेम, अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो दोनों का सेम फील्ड में होना जरूरी है। दोनों का ध्यान सुन, दोनों का सेम फील्ड में होना जरूरी है। जैसे अर्थ अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड फैला हुआ है और हर एक पार्टिकल के पास क्या है, मास है। तो जिसके पास मास होगा वो हमेशा क्या जनरेट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया है, हम भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों आपस में क्या करेगा, मैच जब कर जाएगा, आ जाएगा एक दूसरे के फील्ड में, एक दूसरे के फील्ड में जब आ जाएंगे तभी साहब वो अट्रैक्ट कर पाएगा। नहीं तो हमारा अगर मान लो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड यहीं तक है तो फिर हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे तो दोनों का सेम नेचर, मतलब सेम नेचर का जो फील्ड होगा अगर वो जनरेट होगा तभी अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएंगे। जैसे मान लो मैग्नेट देखा होगा, तो मैग्नेट में क्या है कि इधर नॉर्थ पोल हो जाते हैं और इधर भी एक नॉर्थ पोल आते हैं, तो साहब ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करने लगता है। जबकि जैसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल आते हैं और इधर की ओर एक साउथ पोल आते हैं, ये क्या करने लगेगा, अपने आप को अट्रैक्ट करने लगेगा, नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो साहब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साहब ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट मतलब ये मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ क्या है, नॉर्थ पोल बोलते हैं, तो ये मैग्नेट का पोल है। तो ये अपने चारों तरफ क्या जनरेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया रहता है, जो कि हम मैग्नेटिज्म आगे पढ़ेंगे। ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए हुए तभी दोनों का फील्ड एक दूसरे में जब आता है तो दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। वैसे ही देखो कि ये क्या जनरेट कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन साहब ये बुक है, तो ये बुक के पास मतलब बुक के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस क्वांटिटी है, तो इसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा 0। ठीक है, अब बेसिकली इसके पास क्या होगा, मास। तो ये फैला रहा है साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये क्या फैला रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दोनों क्या है, अलग अलग फील्ड है, तो अलग अलग फील्ड के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। अट्रैक्शन या रिपल्सन तभी होगा जब दोनों का सेम फील्ड होगा, तभी होगी, ऐसे नहीं होगा। तो इतना बात समझ में आया कि साहब ये चार्ज हैं, ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या जनरेट करते हैं, एक फील्ड जनरेट किए हुए रहते हैं। और इसके फील्ड में जब दूसरा कोई फील्ड आएगा, इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड होगा, इसके फील्ड में जब दूसरा कोई फील्ड आएगा तो दोनों आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब तो सोच कि साहब इन दोनों के बीच में जो फोर्स था, उस फोर्स की वैल्यू क्या थी कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, यही फोर्स था साहब। अगर इस फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, हम इस पे देख रहे हैं, अगर ये फोर्स हम वेक्टर कर देते हैं तो फोर्स वेक्टर का टर्म में आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। बोलो ऐसे ही नहीं, तो ऐसे था, या यहां से भी लिख लो, वेक्टर के फॉर्म में था तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R क्यूब। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए तो क्या आया था, ये आया था। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अच्छा, इतना तो समझ में आता है, ये कल ही हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब कहता है क्या कि साहब फील्ड कैसे निकाले, मतलब सोच इस चार्ज के कारण यहां पे क्या फील्ड होगी, ये भी फील्ड फैला रहा है, ये भी फील्ड फैला रहा है। तो साहब इसके फील्ड में ये है और इसके फील्ड में ये है, दोनों एक दूसरे के फील्ड में है। तो हमें क्या करना है कि अगर इस पे फोर्स निकालना है तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो इस पे फोर्स ये खुद के फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगाता है कोई भी। मतलब हमारे पास फील्ड है, जैसे मानो कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहता, हम अकेले अपने फील्ड को लेके कहाँ घूमते साहब, हमको कोई अट्रैक्ट नहीं करता। बात समझिए, तो हमको अट्रैक्ट तब कोई करेगा जब हमारा फील्ड किसी दूसरे के फील्ड में जाए, इसका मतलब दूसरा वाला फील्ड हमको अट्रैक्ट कर रहा होगा। वैसे ही हम भी उस
दूसरे वाले को हम अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे फील्ड में वो है। एक तरीके से दोनों चीज़ कहा जा सकता है। तो हमें क्या मतलब है, हमें बस इस Q2 के बारे में मतलब है। तो इस Q2 पे क्या फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड आ रहा होगा। इसका भी अपना फील्ड है, लेकिन अपने फील्ड के कारण अपने पे फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो Q2 अपने फील्ड के कारण अपने फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, इस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा इसी चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। तो तुम देखो, हम आपको बोले कि इसके कारण यहाँ पे कितनी फील्ड होगी, यहाँ पे हम बोले इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कहा गया क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज, देखो कहता है क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q0। और साहब ये जो टेस्ट चार्ज होते हैं ये हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं बाबू, पॉजिटिव होते हैं। जो टेस्ट चार्ज रखा जाता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, तो देखो टेस्ट करने के लिए नहीं, देखो क्या है, क्या कि अगर हमें इस Q के कारण यहां पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, मैग्नीट्यूड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो कहता है क्या कि यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो अपने मन से बाबू। तो टेस्ट चार्ज हमने क्या रख दिया, मान लिया Q0। Q0 इसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और उसके बाद यहां पे इस Q0 पे, इस टेस्ट चार्ज पे क्या निकालो, फोर्स निकाल लो। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो आपको फोर्स निकलेगा F बराबर K Q0 बाई, अगर मान लो कि इनके बीच का सेपरेशन अगर R मानते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। बोलो फोर्स तो यही निकलेगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब आपको अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहता है क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो देखो ये क्या आ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू है K Q0 बाई R का स्क्वायर इंटू Q0। तो Q0 इज बीइंग कैंसल आउट बाई Q0, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ गई K Q बाई R का स्क्वायर। तो साहब ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई, बात समझ में आ रही। तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये कौन सा चार्ज है साहब, ये एक पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉइंट चार्ज। थोड़ा समझना है, क्या है, थोड़ा समझना है। तो कहता है क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू point charge at any distance r, क्या होगा, तो इस Q के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी तो कहता है क्या E बराबर होता है K Q बाई R का स्क्वायर, K Q बाई R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। रिजल्ट से थोड़ा चीज समझना है। अब हमेशा बार बार इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा तो वहां पे टेस्ट चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज Q0 पुट करते रहेंगे, आफत आ जाएगा साहब, ऐसे नहीं करेंगे। करना क्या है कि रिजल्ट को देखो, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट कह रहा है क्या कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस Q के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर होगा, इधर। तो इधर ही इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। अब तुम ध्यान से सुनो देखो जरा कि हिसाब इस वैल्यू को देखो कि इस रिजल्ट से क्या समझ में आ रहा है कि E बराबर K Q बाई R स्क्वायर। तो सोचो कि साहब इतना जो कह रहा है तो इसका मतलब हम सीधे एक काम कर सकते हैं कि साहब यहाँ पे अगर 1 + 1 कूलम का, हमेशा +1 कूलम का अगर चार्ज पुट कर दे, इस पे छोड़ो, यहाँ देखो, अगर इस Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण किसी भी R डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है कि साहब यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज पुट कर दो और उसके बाद फोर्स निकाल लो।
क्या निकाल लो बाबू, फोर्स निकाल लो। देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो F बराबर होता है Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, दैट इज KQ बाई R का स्क्वायर। तो साहब देखिए इस फोर्स की वैल्यू आ गई KQ बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर। तो कह रहे हैं क्या कि जब अगर 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो फोर्स आएगा यही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा बाबू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है कि अगर आपको जहां भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो वहां पे अब Q0 टेस्ट चार्ज नहीं पुट करना है, वहां पे सिंपली क्या करो, चूंकि अभी तक आप फोर्स निकालने आता था आपको, तो जैसे फोर्स निकालते थे वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस चार्ज के कारण, जिसके कारण जहां पे फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है वहां पे +1 पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज पुट कर दीजिए, जो भी डायरेक्शन होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव होगा तो इस पे इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो वहां पे +1 कूलम का चार्ज पुट कर दीजिए और उस पर फोर्स निकाल लीजिए। जो फोर्स निकालिएगा वही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। देखो सेम वैल्यू आया कि नहीं आया, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फील्ड आप देख लो, उसके बाद इधर आओ। अब हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है देख, तो ई वेक्टर बराबर क्या होता है, यहां पे देख एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, देखना ई बराबर क्या है एफ बाई क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर क्या होगा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। बोलो ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और जब ऐसे जैसे ही लिखेंगे तो आपका ई वेक्टर यहां पे क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा के क्यू नॉट, यहीं पे बाई मॉड ऑफ आर का होल क्यूब इनटू आर वेक्टर, है ना। और इन सब को किससे डिवाइड कर दे, बाई क्यू नॉट से, नहीं फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इज बीइंग कैंसल बाई क्यू नॉट, तो या ई वेक्टर बराबर आ गया के क्यू बाई मॉड ऑफ आर का होल क्यूब इनटू आर वेक्टर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। नहीं आया समझ में, तो ये साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं हेडिंग डाले हैं तो लिख लो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस आर, ठीक है। तो क्या करना है कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहां पे पॉजिटिव 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रख दो, फोर्स निकाल लो, जो भी होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सब, इतने जल्दी जेरॉक्स करो। जैसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ मीडियम आपको बोल दे, है ना, और उस मीडियम की के बराबर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको के अगर गिवन है तो क्या होगा, तो देखो फोर्स इन अ मीडियम क्या पढ़ते थे बाबू, तो फोर्स इन अ मीडियम आप पढ़ते थे फोर्स डिवाइडेड बाय के। ये फोर्स किधर होता था, इन वैक्यूम बाई के। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ मीडियम अगर आपको बोल दे, है ना, तो क्या हो जाएगा एफ ई वेक्टर बाई के, वेयर ई इज इन वैक्यूम। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वैक्यूम, मतलब फोर्स एक के फैक्टर से घट जा रहा था, तो वो फैक्टर अगर वो फैक्टर से के फैक्टर से फोर्स घट रहा था तो के फैक्टर से आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी घट जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपली के से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब तो सोच, एक चीज ध्यान से सोच
चूंकि आपको पता है कि F बराबर E बराबर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपने पढ़ा है कि फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, नहीं फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, ऐसे पढ़ा। तो सोच अगर ऐसे करें F वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E वेक्टर लिखा जा सकता है। हाँ, इसका मतलब समझ, इसका मतलब F बराबर Q इंटू E वेक्टर, मतलब समझ। कहते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है, अगर उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो जाता है तो उस चार्ज पे क्या लगने लगेगा, फोर्स। नहीं समझ में आया कि अगर कोई भी, अभी क्या पढ़ा था कि अगर आपको कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते थे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना पड़ता था, और फोर्स जितना फोर्स निकालते थे उसको एक जो वहां पे चार्ज प्रेजेंट था, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, ध्यान से समझना बाबू। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी जाएगी क्या होगी, तो साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जा रहा है ना, तो यहीं के चार्ज, यहाँ पे जो जितना चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, F निकाल लो, F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर गुने Q2। जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली जा रही है उसी के चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बात आंसर एक ही आ जाएगा। देख आगे, तो यहाँ पे E बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 बाई R का स्क्वायर। नहीं, सेम चीज आ गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसी। तो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो फोर्स निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है, तो सोचो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है तो उस चार्ज पे क्या लगने लगेगा, फोर्स, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट इज द Q इंटू E। मतलब देख, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का अपना एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिकल फील्ड की अपनी क्या है, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एक डायरेक्शन भी होगा, शाबाश। अब क्या है कि माने कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर Q है, ठीक है, और इसमें अगर कोई चार्ज Q अगर प्लेस्ड हो जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इस Q चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, इस Q चार्ज पे क्या लगेगा बाबू, फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो कह रहा है ऐसे लगेगा, इधर की ओर, इधर की ओर क्यों लगेगा अभी बता रहे हैं। तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E। बात समझ में आ रही, एकदम सही बात है। लेकिन तू सोच, यहाँ पे देख, Q क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड तरह, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन चार्ज हमारे दो टाइप्स के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तुम यहाँ से देखो कि फोर्स का डायरेक्शन अगर किधर होगा, अगर पूछे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो साहब जिधर की इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर जिधर की इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते कि जिधर की और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साहब स्केलर क्वांटिटी है Q, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कि अगर पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया, इफ Q इज पॉजिटिव, कहता है क्या कि इफ Q क्या है बाबू, पॉजिटिव है, तो अगर Q पॉजिटिव है तो सोच इलेक्ट्रिकल फील्ड के आगे क्या लगा, प्लस का साइन, तो तब जिधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन, मतलब जिधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। बात समझ में आई, क्यों ऐसा बोला वो समझ में आया, क्योंकि E के पहले क्या है, प्लस का साइन आ जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे बोले कि इफ Q इज नेगेटिव, अगर चार्ज क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके आगे इस वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर नेगेटिव साइन आ जा रहा है, इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जिधर की ओर होगा उसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइन होगा। ये वेक्टर में अपन पढ़ाए थे। देन the direction of force is in the
डायरेक्शन ऑफ is opposite to the direction of electrical field। बोलो बाबू कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब आप देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से, अभी आपको बताएंगे साहब थोड़ा सा और चीज़। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, इधर की ओर उसका डायरेक्शन है। और इसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज अगर पार्टिकल हम क्या कर दिए, अगर प्लेस कर दिए, तो इस चार्ज पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई के बराबर होगी। तो अगर लेकिन हमें डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन किधर, जिधर की इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। देख कहते हैं क्या कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको क्या बोलते हैं बाबू, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये भी हमारी कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो साहब यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां पे कहता है क्या बेसिक चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देख कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो दो होगा, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और दूसरा जो होगा वो होगा वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। जैसे आपने देखा है कि इस Q चार्ज के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होती है KQ बाई R का स्क्वायर। बोला है कि नहीं? नहीं। तो यहां पे K कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q भी कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन R क्या है, वेरिएबल है। R क्या है बाबू, वेरिएबल है। अब तू सोच, अगर R वेरिएबल है मतलब जैसे जैसे ये R की वैल्यू बढ़ेगी, तो अगर R इंक्रीज करता है, अगर R इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी बाबू, डिक्रीज करेगी। अगर R डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा बाबू, इंक्रीज करता है। मतलब अगर ये पॉइंट पास में आ जाए तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वहां पे क्या उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो वैसे ही जैसे जैसे पास आते जाएंगे इस चार्ज के, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी बाबू, बढ़ते जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड घटेगा, R घटेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा। तो तू सोच, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो बेसिकली कैसा है, तो वो एक वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड है बाबू, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड दी है इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। मतलब डिस्टेंस चेंज हो जाए, डिस्टेंस ऐसे बढ़ते जाए, लेकिन देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू हमारी बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आप कहते हैं साहब पहचाने कैसे ही कौन सा कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है और कौन सा वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो सोचो, देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, ये बहुत छोटा सा चीज है, कुछ नहीं, ये पैराबोलिक वगैरह ग्राफ वगैरह बनता है साहब, है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका ग्राफ भी पैराबोलिक बनेगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो पैराबोलिक होगा। लेकिन साहब ये इसको कैसे पहचाने, पहले कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन होगा और जो कांस्टेंट नहीं होगा वो वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहता है क्या कि देख, अगर दो लाइन के बीच की स्पेसिंग अगर कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, अगर किसी भी दो लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या हो, अगर फिक्स्ड हो, तो साहब इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। और किसी भी दो लाइन के बीच की इलेक्ट्रिकल फील्ड का, किसी भी दो लाइन के बीच क्या जो स्पेसिंग है, गैपिंग है, अगर वो चेंज कर जाए तो बोलेंगे ये वेरिएबल और ये बोलेंगे कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अगर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग अगर सभी जगह अगर कांस्टेंट है, दैट इज द, इसको बोलेंगे, ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ
कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन ये क्या है, ये आपका है वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। कोई दिक्कत बाबू? ये आपका क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इतना बात समझ में आया। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वाले के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, वेरिएबल के बारे में बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो ये समझ में आया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे क्या है साहब, तो कुछ नहीं है साहब, जैसे फोर्स निकालते थे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहाँ पे A+1 कूलम का चार्ज पुट कर दो और आपको क्या निकालना है, फोर्स निकाल लो, वही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारी दो टाइप्स की पाई जाती है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम यहाँ पे एक चीज और भी यहाँ पे डिस्कस कर दी कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलती है वो हमारी क्या मिलती है साहब, वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलती है। मतलब पॉइंट बढ़ने पे, डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है या घटने लगती है, मतलब वो चेंज होने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड का कुछ सच डायग्राम ऐसा होगा। लेकिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर दो लाइन के बीच की अगर स्पेसिंग क्या है, अगर फिक्स्ड है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर दो लाइन के बीच, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग अगर क्या है, चेंज होती जा रही है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। देखो बाबू, इतना भी आपको समझ में आ गया कि साहब अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर प्लेस्ड है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है साहब, Q इंटू E होती है ना। आप देखो जैसे हमने देखा कि ये मान लो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है जिसका इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E दी गई है और एक चार्ज जिसमें रखा गया है Q, ठीक है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो इससे फोर्स हमारा इधर लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू हो गई Q इंटू E, F बराबर QE, ठीक है, ये Q इंटू E। अब तो सोच, कहते हैं क्या कि इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कांस्टेंट, अगर ध्यान समझ बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका क्या है बाबू, अगर कांस्टेंट है तो सोच फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू E, तो Q तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो F क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसलिए F भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर E वेरिएबल है तो F भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और F कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हर एक पार्टिकल का हम लोग मास क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं साहब। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अगर फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसको थोड़ा ग्रेविटेशन से लिंक अप करो, थोड़ा समझ। सोचो कि अगर ये अर्थ था, क्या था, अर्थ था, अगर एक पार्टिकल m मास का है तो इस अर्थ के कारण इस मास पे कितना फोर्स लगता था, वो लगता था mg। कितना फोर्स लगता था बाबू, mg। कितना फोर्स लगता था, mg। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोच ये फोर्स क्या था, एक पर्टिकुलर हाइट के लिए ये फोर्स कांस्टेंट मानते थे, ये फोर्स क्या था, कांस्टेंट मानते थे एक पर्टिकुलर हाइट तक, जहां पे g की वैल्यू चेंज नहीं करती है। मतलब हम लोग अर्थ लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी और फोर्स क्या होती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। और अगर कांस्टेंट होता था तो इसके साथ बहुत सारी चीजें क्या होती थी साहब, साथ में आती थी। जैसे आप देखे थे कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक दिए किसी वेलोसिटी से, तो ये पार्टिकल क्या जाता था, ऊपर जाता था और फिर इसी पाथ पे फिर से दोबारा आ जाता था। तो इसका पाथ क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
तो स्ट्रेट लाइन कब बनता था? तो देखो हमेशा इस दौरान जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है ना, इस दौरान जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो इस दौरान हमेशा पार्टिकल पे फोर्स हमेशा नीचे की ओर ही लग रही है, नीचे की ओर ही फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या है? mg। ध्यान से समझ इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बाबू, है ना। पूरा ग्राफ वगैरह सब इसी से डील हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का, करीब करीब इलेक्ट्रोस्टैट का अगर कांस्टेंट फोर्स वाला जितना भी ग्राफ होगा सब इसी से डील हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझ इसको। अर्थ के केस में क्या होता था, अगर कोई बॉडी है उस बॉडी पे फोर्स लगता था mg, ठीक है, जी वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जहां तक जी कांस्टेंट होती थी तो साहब वहां तक फोर्स हमारा क्या होता था? कांस्टेंट। हम कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकली अप फेंकते थे तो ऐसे जाता था, फिर उसी पाथ पे रिट्रेस करता था, लेकिन इस दौरान पाथ क्या होता था? हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन होता था। क्यों ऐसा होता था? तो देख होता था कि फोर्स हमेशा क्या लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको ऐसे सोच, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है? या तो 0 डिग्री है, देख इस दौरान वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, इस दौरान वेलोसिटी भी नीचे की ओर है और फोर्स भी नीचे की ओर है, और इस दौरान वेलोसिटी ऊपर की ओर है बट फोर्स क्या है? नीचे की ओर है। तो यहां पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी is either 0 डिग्री और 180 डिग्री। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी पूरा न्यूमेरिकल बनेगा बाबू, इस पे सब समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो कहता है क्या कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, ये आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ाया गया है, हमने पढ़ाया है, अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 0-180 डिग्री है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0-180 डिग्री है, देन path of the particle is always a straight line।